हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हमको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, तो आप समझ के रखिए कि आजादी के पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाया था और इसी पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, तो ये भारत को उसका संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगा। अब देखिए, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा जो कहानी है ना, ये कहीं ना कहीं 1934 से शुरू होता है। और 1934 में सबसे पहली बार डिमांड उठना शुरू हुआ था कि भारत को उसका संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सबसे पहली बार ये डिमांड किसने रखा था, तो आपको उस इंसान का नाम याद रखना है, एम एन रॉय। और ये एम एन रॉय कौन थे, तो ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, कम्युनिस्ट मेंबर थे। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या ना कि ये जो हमारा डिमांड था ना, इसको ब्रिटिश लोगों ने कहीं ना कहीं फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में क्या हुआ कि हमारे देश में एक प्लान आया, एक मिशन आया, जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान का काम क्या था, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या करने वाली थी, ये भारत को उसका कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना के देने वाली थी। और इसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली फिर क्या करती, तो ये भारत को उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देती। ठीक है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान से आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये टोटल 3 मेंबर्स की कमेटी थी और ये 3 मेंबर्स का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेंबर्स थे ना, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे मेंबर्स का नाम क्या था, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा जो यहाँ पे मेंबर थे ना, उनका नाम था पेथिक लॉरेंस, पेथिक लॉरेंस। अब देखिए, ये कैबिनेट मिशन प्लान आपका मार्च 1946 में आया और जुलाई 1946 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया गया। एंड फाइनली इस इलेक्शन के बाद क्या होता है, नवंबर 1946 नवंबर 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ था, तो फर्स्ट मीटिंग इसका हुआ था आपका 9th ऑफ दिसंबर 1946। और इस मीटिंग का आउटकम क्या है, तो इस मीटिंग में हम लोगों ने एक टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था और इस टेम्पररी प्रेसिडेंट का नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा। फिर इसके बाद इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था ना, वो हुआ था आपका 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। और इस दिन हम लोगों ने इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन भी हुआ और पहला सेशन हुआ आपका 13 दिसंबर 1946। और इस सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना कि इस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था आपका 13 दिसंबर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया, तो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, इन सारे इवेंट के बाद ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन काम था, वो मेन काम क्या था, उसको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ना, यहाँ पे बहुत सारे कमिटीज का निर्माण किया। तो आपको सारे कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया गया था कि कमिटीज को कुछ मेजर कमिटी और माइनर कमिटी के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। जैसे 14 माइनर कमिटी थे और 8 मेजर कमिटीज था।
अब एग्जाम पर्पस के लिए हमको क्या चाहिए, आपको हर कमेटीज का नाम पता होना चाहिए और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हम लोगों ने जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं वहां पे यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर। बट आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है ना कि ये ड्राफ्टिंग कमेटीज में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने थे, तो वो आपके 7 मेंबर्स थे। तो इन 7 मेंबर्स का नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब देखिए ये 7 मेंबर्स कौन थे इसको हम लोग बड़े अच्छे तरीका से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मेंबर्स थे ना इसके, उनका नाम क्या था, B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर इस कमेटी के चेयरमैन थे। इसके बाद जो सेकंड मेंबर्स थे ना, सेकंड मेंबर का नाम क्या था, N. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे जो मेंबर थे उनका नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे मेंबर का नाम था डॉक्टर K.M. मुंशी। पांचवें मेंबर का नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला सादुल्ला। छठे मेंबर का नाम क्या था, N. माधव राव। और सातवें मेंबर का नाम था T.T. कृष्णमाचारी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। तो भी हम लोगों ने देखा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी भी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A.V. ठक्कर। तो A.V. ठक्कर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बट देखिए यहाँ इसी कमेटी से ना आपको वेरियस क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर S.C. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर J.B. कृपलानी। तो इस तरह से आपको हर एक कमेटी और उसके चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए और ड्राफ्टिंग कमेटी के सातों मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ना कि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक से लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या है ना, आपको एक चीज याद रखना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसको हम लोग बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे फीचर्स ना अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं। लगभग 10 कंट्री से हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे फीचर्स को बोरो किए हैं। तो आपको इन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए और किस कंट्री से हम लोगों ने लिया है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इसको हम लोगों ने लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, तो इसको हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर से। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इसको हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी हम लोगों ने लिया है आपका आयरलैंड से। उसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू ये कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इसको भी हम लोगों ने लिया है यूएसए से। या आपसे कुछ अनकॉमन भी पूछ सकता है जैसे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो इसको हम लोगों ने यूके से लिया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये भी लिया गया है आपका यूके से। प्लानिंग कमीशन या 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये हम लोगों ने रशिया से लिया है, भाई यूएसएसआर से लिया है। तो इस तरह से ना आपको वेरियस सोर्सेस पता होना चाहिए और वो
और उस सोर्सेज को हम लोगों ने किस कंट्री से बोरो किया है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। या अब एक और चीज याद रखना कि एक और कंसेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है, दैट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। जैसे आप हमें पता है ना कि राज्यसभा में क्या होता है, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और इनको नॉमिनेट कौन करता है? तो इनको नॉमिनेट भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और ये 12 के 12 मेंबर्स कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? तो इसके लिए स्पेशल ग्राउंड दिया गया है और उस ग्राउंड को हम लोग कुछ इस तरह से याद करते हैं, क्लास की तरह से, जहाँ पे एल क्या होता है? तो एल स्टैंड्स फॉर योर लिटरेचर, ए स्टैंड्स फॉर योर आर्ट्स, एस स्टैंड्स फॉर योर साइंस और दूसरा जो एस है ना, ये स्टैंड करता है आपका सोशल सर्विस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में भी समझ लीजिए कि फर्स्ट पास द पोस्ट एक्चुअली में होता क्या है? तो इसका मतलब होता है आपका सिंपल मेजोरिटी। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? तो सिंपल मेजोरिटी बेसिकली आपको याद रखना है ना कि मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा का इलेक्शन में हमको क्या पता है कि पूरे भारत को क्या किया जाता है? अलग अलग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल 543 अलग अलग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से हमको पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब इस 4 कैंडिडेट में से ना जिसको मेजोरिटी वोट मिलता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, उसी को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं? विनर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है ना कि इसको 50% या 60% वोट चाहिए। मेजोरिटी का मतलब होता है कि इसको अगर इन तीनों से अगर ज्यादा वोट मिला तो ये जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे ए को मैंने बोला कि 20% वोट मिला है, सी को 10% मिला है, सी को 15% और डी को यहाँ पे 5%। तो आप देख ही रहे हो कि ये 20% क्या है, ये बाकी तीनों से ज्यादा है, इसको ज्यादा वोट मिला है तो ये डिक्लेयर हो जाएगा विनर। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से और हम लोगों ने क्या लिया है? तो ब्रिटेन से हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ भी लिया है, ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लिया है और इसी ब्रिटेन से हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब इसको अडॉप्ट किया गया तो इसमें कितने आर्टिकल्स थे? तो देखिए यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 3 और इम्पोर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो ना, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो किताब है जब भी हम वो खोलते हैं तो आपको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलती है। एक होता है पार्ट, एक होता है आपका आर्टिकल्स और एक होता है हमारा शेड्यूल। पार्ट, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। अब आपको ये पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल है क्या? फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, तो जब भी हम किताब खोलते हैं ना तो किताब के पहले पन्ने में हमको क्या देखने को मिलता है? इंडेक्स देखने को मिलता है और ये इंडेक्स आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंडेक्स में आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और चैप्टर्स का पेज नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। और वो चैप्टर कितने से कितने पेज नंबर में है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है। बट बहुत समय हमको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके इस आर्टिकल में नहीं होते हैं, उस पेज नंबर में नहीं होते हैं, तो उसके लिए सेपरेट एक ग्रुप बनाया जाता है या ऑर्गेनाइज, मतलब सेपरेट एक बोल सकते हो आप, अलग से एक चीज बनाया गया है, उसको क्या बोला जाता है? शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या होता है? ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके आर्टिकल्स में नहीं दिया गया है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? शेड्यूल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट क्यों किया गया था, कब किया गया था? तो क्योंकि यहाँ पे एक टर्म एडॉप्शन भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। तो इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 और यही कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया था, लागू कब करवाया गया था? 26 जनवरी 1950। 1950। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ना, एडॉप्शन के टाइम यहाँ पे कितने पार्ट थे? तो ओरिजिनली यहाँ पे 22 पार्ट था। आर्टिकल कितने थे?
तो आर्टिकल हमारा 395 था और शेड्यूल कितना था यहाँ पे, तो शेड्यूल हमारे यहाँ पे 8 शेड्यूल थे। बट अगर हम प्रेजेंट बात करें एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है, तो यहाँ पे आपको टोटल 25 पार्ट देखने को मिलता है। आर्टिकल कितना देखने को मिलता है, तो 448 आर्टिकल है। और शेड्यूल कितना देखने को मिलता है, तो शेड्यूल हमारे 12 शेड्यूल है। अब देखो ये जो एडिशन किया जा रहा है ना, 22 से 25, 395 से 448 और 8 से 12, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड किया है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करते हो या कुछ रिपील करते हो या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। और भारत में ना अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है दैट इज आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर विल बी 395। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। आपको पार्ट्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जितने भी पार्ट्स है ना, आपको सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में आपको पता होना चाहिए क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में पूछ लिया क्या है, तो पार्ट 4 में क्या होगा, आपका डीपीएसपी। पार्ट 4A में क्या होगा, तो पार्ट 4 में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 5 में क्या है, तो पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बात किया गया है। उसी तरह पार्ट 9A या पार्ट 9, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका पार्ट 9। पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है, तो पार्ट 9 बात करता है आपका पंचायत के बारे में। ठीक है, और पंचायत को भारत में ऐड किया गया था थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसी तरह पार्ट 9A किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। और म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसी तरह एक और पार्ट है पार्ट 9B। पार्ट 9B किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, उसी तरह एक पार्ट इसके बाद आता है पार्ट 10। तो पार्ट 10 आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। तो इस तरह से आपको हर एक पार्ट और वो पार्ट किससे रिलेटेड है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी आपको पता चला होगा। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट 10। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर पाओगे ना जब आपको हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से पता हो। तो इसीलिए आपको सारा पार्ट एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पार्ट 14 के बारे में बोला जाए, तो पार्ट 14 क्या बोलता है, ये बात करता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। बेसिकली ये बात करता है आपका सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये इसके बारे में बात करता है। पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है, तो पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और पार्ट 4 आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है। उसी तरह एक पार्ट और याद रखना, पार्ट 14A। तो पार्ट 14A किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए एट द एंड ना हम लोगों ने क्या किया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग के लिए यहाँ पे रखा है। आप लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे वेल।